कुछ उपयोगी लवण होता है, जैसे कोई चीज सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको खाते हैं। ठीक है, NaCl में अगर हमको आयोडीन की मात्रा थोड़ा सा मिला देना है तो उसमें हम कोची बनाएंगे, कोची मिलाएंगे KiO3 या फिर Ki की थोड़ा सा मात्रा मिला देते हैं, जिससे आयोडीन युक्त हो जाता है, खाने में फायदा करता है। ठीक है, सेंधा नमक कहाँ से प्राप्त होगा? अशुद्धियां के रूप में लाल चिकनी देखता है, खाता है तो हल्का हल्का किरकिर करता है। हाँ ठीक है, फिर एक होता है बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला भी सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, इसका नाम होता है सोडियम बाई NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या पढ़ेंगे? सोडियम बोले थे बंडेज दिखेगा तो बाई बोलना, CO3 कार्बोनेट, तो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो खाने वाला सोडा को रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बताओ इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो खास्ता व्यंजक बनाने में। अब खास्ता व्यंजक में सब आ गया, पूड़ी हो गया, कुछ हो गया, समोसा हो गया, निमकी हो गया, जितना ये सब खास्ता वाला है, कचौड़ी, ये सब। और कुछ हम उपयोग करते हैं इसका क्या? टेस्ट बढ़ाने के लिए, खास्ता व्यंजक बनाने में टेस्ट बढ़ जाता है, खास्ता हो जाता है। ठीक है, और कुछ में करते हैं तो शराब बनाने में। शराब में जब सोडा मिला के पिएगा तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। ठीक है, देखा है फिल्म उलिम में सोडा मिला के पीते हैं? हाँ, पिया भी है कभी? ठीक है, और क्या करते हैं खास्ता व्यंजक बनाने में, शराब बनाने में, और बताओ पेट की अम्लीयता को दूर करने में। मतलब पेट में अगर गैस उस बना दिया है, तुम ज्यादा शादी उदी में गया था, ज्यादा खा लिया है, चाट पूड़ी सब ज्यादा खा लिया पूरा ठूस के, ठीक है, तो पेट की अम्लीयता को दूर करने में भी किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडा। थोड़ा सा पानी में मिला के हल्का सा एकदम पी लो, ठीक हो जाएगा। और क्या? ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताओ। सोडियम बाइकार्बोनेट। फार्मूला NaCl। उपयोग, उपयोग शराब बनाने में, पेट की अम्लीयता को दूर। एक और फेमस प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में, ठीक है, पूछता है पेट की अम्लीयता को दूर करने में किसका उपयोग करेंगे? तो इसका या फिर एंटासिड। ठीक है, आप मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बताए थे, सब एंटासिड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, अथी इनो पिया ना, इनो, ओकरा में ही चीज रहता है। ठीक है, इनो पियो 7 सेकंड खत्म। तो उसमें भस्म रहता है, आम्ल भस्म मिल जाता है तो जल लवण बना लिया, बस बात खत्म। ठीक है, उसके बाद एक और होता है जिसको बोलते हैं धोने वाला सोडा। एक और को क्या बोलते हैं? धोई तो खाए वाला था, ये धोने वाला सोडा। इसका बताओ रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 के जल 10:2, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10:2, धोने वाला सोडा। क्या इसका उपयोग हम खाने में करेंगे? इससे उस खाए वाला से ये हल्का सा हाई रहता है, ठीक है, तो इसको खाने में उपयोग नहीं करते हैं, कुछ ही में कपड़ा धोने में, कपड़ा धोने में। और बताओ साबुन, साबुन बनाने में, और हाँ वही हो गया सब। अब क्लोरोफॉर्म ये सब बनाने में करते हैं। अच्छा क्लोरोफॉर्म छोड़ो, क्या बोलता है उसको, कपड़ा बनाने में, साबुन बनाने में, और जल के खरापन को दूर करने में, इसी का उपयोग करते हैं ना, जल के खरापन को दूर करना। ठीक है, धोने वाला सोडा का उपयोग, अरे धोने वाला सोडा का उपयोग बताओ। कपड़ा धोने में, साबुन, कागज और जल की खरापन को। अगर खारा जल है ना, जो सप्लाई वाटर आता है ना पीने के लिए, उसको में जैसे कि दिल्ली है सगरो जाओ तो खारा जल मिलता है, पानी जो निकलेगा वो खारा खारा खारापन लगता है, तो इसलिए सब पीने के लिए पानी मंगवाता है। ठीक है, तो पीने के लिए जो पानी मंगवाता है वो क्या करता है? वो भी तो पहले पानी नीचे से निकालता होगा, और जो खारा पानी है उसको मशीन में डाल करके ये मिला करके उसको थोड़ा सा साफ कर देता है। ठीक है, और उसी को फिर ठंडा करके फिर दे देता है। तो दिल्ली सब के पानी पिएगा अच्छा पकल से निकाल के तो खारा लगेगा, लगता है, इसीलिए सभी पीने के लिए, अधिक सभी पीने के लिए पानी आएगा, फिर भी खारा लगता है उधर के पानी जी पानी का, तो सभी पीने के लिए पानी आएगा डिब्बा में, आता है जी डिब्बा में, सभी पीने के लिए, सभी पूरा घर में, कहीं खारा लगेगा।
कोई इधर के आदमी है, उधर जाके पियो पानी, नहीं ठीक लगेगा, खरा जैसा लगे। तो बताओ, धोने वाला सोडा का उपयोग कपड़ा कागज बनाने में, साबुन सरफ ये सब बनाने में, और जल के खरापन को दूर करने में। ठीक है, ठीक है। इधर में कोई दिक्कत है ना? खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा। खाने वाला सोडा के रासायनिक नाम नंबर बताओ। सोडियम बाइकार्बोनेट। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट और 10 को जल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विरंजक चूर्ण। देखो, विरंजक चूर्ण या फिर इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो एग्जाम में इसे लिख देगा ब्लीचिंग पाउडर, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, लेकिन एग्जाम में इसे लिख देता है। बताओ, विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है? CaO Cl2। इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। जो बंडे एच दिखता है तो कैसे बाई बोलते हैं, तो इसमें उसको देखेगा केवल एक हो तो उसको ऑक्सी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। आखिरी बनेगा कैसे? तो जब बुझा हुआ चूना पे, बुझा हुआ चूना मतलब समझ में आता है? दुकान में देखा होगा, चूना लेके आता है, चूना, उसको चूर करके एक डिब्बा में डालेगा और ऊपर से पानी डालेगा, डालता है। तो जब पानी डालता है तो खौले लगता है। ठीक है, लेके क्या आता है वो? तो लेके आता है बिना बुझा हुआ चूना, CaO। जो दुकानदार है वो बिना बुझा हुआ चूना लेके आता है, यानी कि CaO। और उसको में जब वो पानी मिलाता है H2O, ठीक है, तो क्या बन जाता है? CaOH का Hol2। देखो, वो जब लेके आता है, पानी मिलाता है उसमें, तो उसमें यहाँ पे बताओ को प्लस में और क्या निकलेगा? उष्मा निकलता है। दिखता है खौले लगता है पूरा एकदम तेजी में। हाँ, तो बिना बुझा हुआ चूना में पानी मिलाया तो बुझा हुआ चूना बना। इसी को क्या बोलेंगे? बुझा हुआ चूना या चूना जल। ठीक है, या फिर जो पोतते हैं दीवार का सफेदी करने में किसका उपयोग होता है? बुझा हुआ चूना का, इसी का ना। ठीक है, और प्लस में क्या निकला? उष्मा। इसी को हम बोले थे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, बोले थे। ठीक है, अभी जो निकला है CaOH का Hol2, यानी कि बुझा हुआ चूना, CaOH का Hol2। जब बुझे हुए चूने पर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं? क्लोरीन गैस। ठीक है, इसको में एक ताप होना चाहिए, बताओ कितना ताप होना चाहिए? 40 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस ताप पे बुझे हुए चूने पे जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा? CaOCl2। ठीक है, यानी कि विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। प्लस में पानी थोड़ा बहुत बन जाएगा H2O। कोई दिक्कत है रखला? ठीक है, तो पूछे एग्जाम में कि विरंजक चूर्ण का निर्माण किस प्रकार होता है, तो क्या बताएंगे? जब बुझे हुए चूने पे 40 डिग्री सेल्सियस ताप पे क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, इसी को हम देखो, इसको केवल इसको देख के याद करो कैसे। तो देखो, बुझा हुआ चूना है, बुझे हुए चूने पे क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है 40 डिग्री ताप पे तब विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो इसका उपयोग, तो बताओ विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ करते हैं? कीटाणुनाशक में, कीटाणुनाशक पेंट करने में कहाँ करते हैं जी? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। कीटाणुनाशक में, यानी कि जहाँ पे ज्यादा छोटा छोटा कीड़ा रहता ना है, उसको हम उपयोग करते हैं कीटाणुनाशक में। पहले वो आता था फीटर लेकर के, ऐसे चालू करता था और पूरा धुआं 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 इसी से करता था मच्छर भगाने के लिए। अब तो उतना नहीं आता है, पहले आता था हर साल। उधर गलिया में, वो तो बिछी वाला गलिया है, उसको मैं ऐसे घींचे वाला रख रहता था। सीढ़िया कैसे चालू करता है, वैसे से घींचा, तेल डाल के चालू किया, पूरा फटर फटर आवाज करता था। अब पाइप दिया, पूरा धुआं फेंकता था एकदम, और सगरों गलिया में इसी से करले चलता था, मच्छर बनाता था उससे। तो उसमें क्या होता था? विरंजक चूर्ण। तो बता, विरंजक चूर्ण का उपयोग कुछ में कीटाणुनाशक में, या फिर कागज एवं कपड़ों को विरंजक करने में। कागज एवं कपड़ों को क्या करने में?
विरंजक, विरंजक मतलब गम गम के नहीं लगता है कपड़वा ठंडवा के दिन में या बरसात के दिन में, तो उससे बचाने के लिए उसमें हल्का सा क्या मिला देंगे, विरंजक चूर्ण। ठीक है, या फिर कागज भी खराब हो जाता है, पुराना पुराना किताब देखता है कैसे करिए जैसा हो जाता है हल्का सा, तो उसमें हल्का सा विरंजक चूर्ण मिला दो, नहीं होगा। तो वही बोला कीटाणुनाशक में कागज, मेन काम इसका ही है कीटाणुनाशक में। ठीक है, बाकी ये सब अलग काम कागज एवं कपड़े को विरंजन करने में। और किस चीज में करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरीन या फिर क्लोरोफॉर्म या फिर क्लोरीन बनाने में। ठीक है, क्लोरोफॉर्म समझ में आता है, फिल्म में देखा है, ऐसे लेता है, ऐसे रुमाल पे ऐसे मारता है, ऐसे नक्के पे मुनता है और गाड़ी में बंद करके लेके चले गया, 2 करोड़ रुपया दो तो छोड़ेंगे, ऐसे करता है। तो बताओ कोची सुंघाया, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म सुंघाने से आदमी बेहोश हो जाता है। ठीक है, या इथर सुंघाने से क्या हो जाएगा, तुरंत नहीं, 2-3 मिनट तक कम से कम 2-3 मिनट तक सुंघाओ। वो फिल्मा में देखा था ऐसे सटा जैसे बेहोश, इतना जल्दी थोड़ी होता है बेहोश, सटा जैसे बेहोश थोड़ी होता है, होता है तो आदमी श्वास भी रोक लेगा, नहीं समझ में आया। तो फिल्म में देखा जाए तुरंत बेहोश नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म में एक नशा जैसा है, उसको सूंघेंगे तो क्या बेहोशी उत्पन्न होगा, या फिर इत्थर भी वैसे होता है, बेहोशी उत्पन्न होता है। इत्थर बताओ, इत्थर का क्या होता है, क्रियाशील समूह, बोला क्या, डबल बॉन्ड हो इधर। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म बनाने में बताओ विरंजक चूर्ण का उपयोग, कीटनाशक में कागज कपड़ों को व्यंजन कर, क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म। लक्ष्मण रेखा देखा है, इतनी वो अथी जैसे चौक जैसा आता है, ऐसे घेर दो जहां पे चीटी उटी है या तेल चट्टा है, कॉकरोच, हाँ, तो आप ऐसे घेर दो, नहीं आएगा, बोले लक्ष्मण रेखा पार दो, तो क्या है, विरंजक चूर्ण। ठीक है, उसमें जो पाउडर जैसा है ना उजला उजला, वही है, उसको बस ऐसे पार दो, कीटाणुनाशक का वो काम ही करता है। और वो है क्या, चीटी छोटा कीटाणु है ना, है छोटा छोटा, नहीं आएगा, ये छोटा छोटा पिल्लू या छोटा कीट, ये कॉकरोच, ये सब नहीं आएगा। ठीक है, विरंजक चूर्ण है बस। कोई कोई तो उसको बलिया में लगा लेता है, अति मरेगा, ढीला मरेगा, नहीं लगाना चाहिए, सबका अपना अपना उपयोग है ना। हाँ, तो फिर तो नहीं लगाना चाहिए। शैम्पू फिर काला बनाया है, शैम्पू काला बनाया, वैसे ही जिसका किसी के माथा में लीक या जुआ कब होता है, जब उसका माथा बहुत गंदा रहेगा, साफ रहेगा तो होबे नहीं करेगा। तो छोटकन के देखा होगा रहता है, लेकिन जो बड़ा है थोड़ा उसको नहीं रहता होगा, क्योंकि अपना साफ करते रहता है, बस साफ करते रहो, जुआ ये सब नहीं होगा। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग कीटाणुनाशक में, कागज एवं कपड़ा को बनाने में और अति विरंजक करने में, और क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म को बनाने। ठीक है, पहले जब ऑपरेशन ये सब होता था, तो अब क्या होता है कि एक सिरिंज देता है डोज कि दे दो 2 घंटा के लिए बेहोश हो जाएगा, दे दो आधा घंटा के लिए बेहोश हो जाएगा, देता है ना। तो पहले जब बेहोश करना होता था तो इथर सुंघा के करता था, इथर सुंघाओ बेहोश हो जाएगा, उसके बाद ऑपरेशन करो। तो इथर में ये रिस्क रहता था कि उसको पता नहीं है कि कब वो जाग जाएगा, ठीक है, या फिर कब जागेगा, कब जाग जाएगा या कब जागेगा, इसका कोई गारंटी नहीं था। कोई बोल रहा है कब जाग जाएगा या कब जागेगा, कोई गारंटी नहीं। तो पहले जब ऑपरेशन डॉक्टर करता था बहुत पहले के बाद, तो इथर सुंघा के करता था, इथर सुंघा दिया बेहोश हो गया। और उसमें क्या हुआ कि ज्यादा नहीं सुंघाया, इसलिए कि कहीं कोमा में न चल जाए। तो मान लो हल्का से सुंघाया, जिसको उतना एक्सपीरियंस नहीं है वो हल्का से सुंघाया, इधर काट के ऑपरेशन करे में लगा, इधर ही जग गया, हमारे हाथों हाय बप्पा हमारे हाथों काट ले। ठीक है, अच्छा कोई पहले ना जग जाए, इसलिए उसको काम भर सुंघा दिया, अब उसको उठा रहा है, उठिए नहीं रहा है, कहीं उठेगा पता नहीं। तो इथर या क्लोरोफॉर्म ये सब अगर कोई ज्यादा देर तक सूंघने रह गया तो बहुत रिस्क हो जाता है कि कब उठेगा। ठीक है, तो अब इथर नहीं सुंघाता है, अब इंजेक्शन निकल गया है, वो अपना डोज भर दे देता है कि 2 घंटा में उठेगा, अब 4 घंटा बोलते हैं ना कि अब 4 घंटे तक ही नहीं उठेगा, सिंच दे दिया। तो अब वैसे पहले टेक्नोलॉजी उतना नहीं था, तो ऐसे होता था। बताओ विरंजक चूर्ण बनाएंगे कैसे, बताओ। तो जब शुष्क बुझा हुआ चुनने पे क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है 40 डिग्री सेल्सियस ताप पे, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बताओ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड,
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और 10 गो जल। खाने वाला सोडा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, व्यंजक चूर्ण? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, बुझा हुआ चूना? CaOH का ऑल्टो कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड CaOH का ऑल्टो। ठीक है, एगाओ इसका उपयोग है, बताओ कहाँ? प्रयोगशाला में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक और होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके बारे में देखते हैं अब। ये सब जरूरी है, सब पूछेगा ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में। देख लो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूला किसी को याद है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, या फिर ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे भी लिख देगा CaSO4 का होल 2 इंटू H2O। ठीक है, दोनों बातें एक ही है। तो ये रहा क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है। तो एक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं जिप्सम। ठीक है, जिप्सम। जब जिप्सम को गर्म करेंगे लगभग 120 डिग्री ताप पे, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। अब कोई हमको ये बताओ कि जिप्सम के फार्मूला कुछ ही होता है। इंटू 2H2। ठीक है, ये क्या है? जिप्सम। CaSO4 इंटू 2H2। और जब जिप्सम को हम गर्म करेंगे, बताओ कितना डिग्री पे गर्म करेंगे? 120 डिग्री। तब क्या बनेगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा और बाकी जल बन के निकल जाएगा। ठीक है, तो जो मेन जो बनता है ना वो कम से कम लिख दो। बाकी और क्या बनता है ये लिख देगा तभी ठीक है, ना ही लिखेगा तभी ठीक है, लेकिन मेन चीज जो बनता है उसको लिख दो कि CaSO4 इंटू हाफ H2O बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है? कैसे होता है निर्माण? किसको गर्म कर? जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और देखो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस हवा या नमी के संपर्क में आ जाएगा, ठीक है, तो जैसे हवा या नमी के संपर्क में आता है तो फिर से एक कोची बन जाता है? कठोर जिप्सम। ठीक है, गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और हवा या नमी के संपर्क में आते हैं फिर कोची बन जाएगा? जिप्सम। फिर गर्म करो प्लास्टर, फिर कोची बन जाएगा? जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, प्लास्टर। समझ में आया? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है, इसका उपयोग बताओ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हड्डी को जोड़ने में और मूर्ति और खिलौना बनाने में। और बताओ, अच्छा, दीवार को चिकना करने में भी, दीवार को चिकना, और सजावट वाला सामान बनाने में, सजावट सजावट वाला सामान। और एक और फेमस चीज, प्रयोगशाला। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं? तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। ठीक है, तो जो प्लास्टर क्या हो रहता है ना यहाँ पे ऐसे, ठीक है, क्या रहता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब प्लास्टर किसी को अगर हुआ होगा तो पहले ऐसे से पट्टी मारेगा, लपेटेगा पूरा, ठीक है, और ऊपर से एकदम चुन्ना जैसा रहेगा। किसको हुआ है? हुए है, तो चुन्ना जैसा रहेगा। ठीक है, साहब यहाँ पर तोड़ ताड़ के बैठा है ना जी। कितना बड़े से जुट जाए, पहले जैसा थोड़ी जुटेगा, सुना होगा कहावत। तो देखो वो जब ऐसे करके ऐसे करता है तो चुना जैसा रहता है, एकदम प्योर चुना, उतना कठोर नहीं रहता, चुना जैसा। तो क्या था? प्लास्टर ऑफ पेरिस था। ठीक है, अब जब वो हवा या नमी के संपर्क में आया तो क्या बन गया? कठोर जिप्सम। अब उसको ऐसे करेगा तो ठन ठन आवाज करेगा। अब वो क्या बन चुका है? कठोर जिप्सम। हार्ड हो चुका है, हो जाता है हार्ड,
प्लास्टर हो जाता है उसके बाद हार्ड। अब जो जितना टाइम है उतना टाइम तक ला वो अपना टिका लिया, उससे इसलिए करता है कि देखो लकड़ी उकड़ी बस उसको इसलिए दिया जाता है कि हाथ उत इतना ना हिले, ठीक है। जो हड्डी बैठाए हैं वो बैठे रहे आराम से 2-3 महीने तक ला, फिर अपने से हड्डी जो जुट जाए उसके बाद उसको हटाओ। मान लो कि हड्डी डॉक्टर बैठाया, एक्सरा करके देखा कि थोड़ा नहीं सुनने खिसकल है या तनी इसके खिसकल है, कैसे करके बैठाया, फिर तुम हाथ ऐसे हिला उला दिया, वजन वजन चीज होता है, तो फिर तो हड्डी घसक ही जाएगा वहां पड़ी से। तो हड्डी ना घस के इसलिए वहां पैसे करके प्लास्टर कर देता है, ठीक है। बस उसको पहले के जमाना में क्या होता था कि लकड़ी बांध देता था, किसी को हाथ टूटा है ना तो बड़े से करके यहाँ से वैसे लकड़ी बांध देता था, या फिर अभी किसी कुत्ता उत्ता को हाथ पे कुछ गाड़ी उड़ी चढ़ा देता तो क्या कर देता है, लकड़ी बांध देता है वो। तो पहले जब ये सब नहीं था तो लकड़ी बांध देता था कि ऐसे अकेले रहे, ठीक है। तो लकड़ी उतना सेफ्टी नहीं होता है, तो क्या उपाय किया जाए, तो एक प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको जब ऐसे कर देता है, देखो इसका इसलिए ही करता है कि एक तो ये हल्का होता है और बरियार भी होता है, हल्का भी और कठोर भी, ज्यादा भारी नहीं लगता होगा, उतना भी भारी नहीं लगता है बस। हाँ, तो हल्का भी होता है, उतना भाजन तो तुमको हथवे के है, तो हल्का भी होता है और कठोर भी होता है। तो इसी तरह से उसको ऐसे करके कर दिया, और जब 2-3 महीना हुआ ना फिर काट दिया उसको ग्राइंडर से। ग्राइंडर से काटता है ना जी, उसका अलग ग्राइंडर आता है, ग्राइंडर घूमता नहीं है, वो वाइब्रेट करेगा केवल आगे पीछे, इसी से वाइब्रेट करेगा ताकि वो चमड़ा पे लगे भी ना तो कटे नहीं। मतलब देखो चमड़ा पे इतना अगर ऐसे से हुआ तो क्या कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो इसलिए वाइब्रेट करता है इसी से, केवल घूमता नहीं। बस ग्राइंडर लिए ऐसे कर दिया, वो ये काम करता। इन्हें की कभी देखने लाओ ना, कहा डॉक्टर ने ये कटवा लाओ जी ग्राइंडर हुआ। ठीक है, और कुछ हम करते हैं मूर्ति या खिलौना बनाने में। तो जो मूर्ति को लास्ट में चिकन करता है ना, मूर्तिया के लास्ट में फेसवा या फिर बॉडी ये सब, तो कौन सी रहता है वो, प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है, ठीक है। हमको बाहर से देखे में लगता है, बाहर से देखता हुआ तो लगता है कि मूर्तियां बहुत भारी हो एकदम, इतना मट्टी के बनाया है, लेकिन रियल में उतना भारी रहता नहीं है, अंदर तो निवारी है और ऊपर से प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और कुछ में करते हैं तो दीवार को चिकना करने में, यानी पुट्टी, पुट्टी होता है दीवार, जैसे देखो ये हुआ है तो चिकना नहीं है उतना, ठीक है, ये ऐसी सफेद ही क्या हुआ है, लेकिन इसके ऊपर अगर पुट्टी कर दे तो पूरा एकदम चिकन हो जाता है एकदम, तो क्या रहेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसको ऐसे से दो ऐसे रख ले रहता है, इसी से करता है, ऐसे दीवारों में ऐसे करके चिकना कर ले जाता है, करता है इसी से करके। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस था, जब इसको मैं ऐसे कर दिया तो हवा पानी मिला करके, तो हवा नमी के संपर्क में आया, अब वो क्या बन गया, जिप्सम, और कठोर हो गया, ठीक है। सजावट वाला सामान, वही कुछ सजावट वाला बनाना है, और क्या, तो प्रयोगशाला में तो फेमस ही है। अब देखो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर वो हवा या नमी के संपर्क में आएगा तो कुछ ही बन जाएगा, कठोर जिप्सम। आप बताओ कोई डॉक्टर है, उसके बाद कोई प्लास्टर करवाने के लिए आया, ठीक है, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस रख ले है, बताओ उसको बढ़िया से रखे पड़ेगा कि नहीं रखे पड़ेगा, कहा कि हवा ववा लगेगा तो फिर जिप्सम बन गया। तो इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में रखा जाता है, अर्धरोधी मतलब जिसमें हवा या नमी ना लगे, ठीक है। तो तब प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस बर्तन में रखते हैं, अर्धरोधी बर्तन में, किस लिए, किस लिए, हवा या नमी ना लगे, अगर हवा या नमी लग जाएगा तो कुछ ही बन जाएगा, कठोर जिप्सम, ठीक है, कठोर जिप्सम। जैसे सीमेंट है, सीमेंट अगर जम जाए तो बताओ कोई काम के रहेगा वो, तो सेम वही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर जम जाएगा तो फिर कोई काम के रहा नहीं वो। तो इसलिए उसको कैसा बर्तन में रखते हैं, जिसमें हवा या नमी ना लगे, उसी को कैसा बर्तन बोलेंगे, अर्धरोधी। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, बताओ, क्योंकि नल जल चल रहा है, पानी लो एक चुल्लू भर बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस हवा या नमी के संपर्क में आते ही कुछ ही हो जाता है, कठोर जिप्सम बना लेता है, इसलिए उसको अर्धरोधी बर्तन। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है वही कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, तो बता चुके, क्योंकि हवा या नमी के संपर्क में जैसे आएगा जिप्सम बना लेगा, कोई काम के नहीं रहेगा, इसलिए उसका ऐसा बर्तन में रखते हैं जिसमें हवा या नमी ना लगे, उसी को हम बोलते हैं अर्धरोधी बर्तन, ठीक है। कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें हवा या नमी ना लगे,
बात खत्म। चाहे जो चीज के बना दो अब तो, ठीक है, या ईंटे पत्थर के बना दो। इसको मिटाते हैं अब। ठीक है, अब हम पूछते हैं, बताना। तो जल के खरापन को दूर करने में किसका उपयोग करते हैं? धोने वाला सोडा। ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसका फॉर्मूला है? ट्रांजेक्शन। ठीक है। जल के खरापन को दूर करने में धोने वाला सोडा। शराब बनाने में खाने वाला सोडा। ठीक है। दीवार को चिकना करने में, ठीक है, दीवार को सफेदी करने में बुझा हुआ चुना। सफेदी क्या हुआ है, किसका ही है? बुझा हुआ चुना का। ठीक है। क्लोरोफॉर्म बनाने में प्याजक चूर्ण। इसके बाद क्वेश्चन है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखा जाता है? कोई दही है, एक बर्तन, ये लो पीतल का बर्तन है, इसमें दही एवं खट्टा पदार्थ को नहीं रखा जाता है, क्यों? क्योंकि जो दही या खट्टा पदार्थ है उसमें क्या पाया जाता है? आम्ल। ठीक है। और जो आम्ल है वो धातु से अभिक्रिया करता है कि नहीं करता है? धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। तो दही एवं खट्टे पदार्थ को, दिक्कत है, दही एवं खट्टे पदार्थ को पीतल या तांबे के बर्तन में इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थ में क्या पाया जाता है? आम्ल। आम्ल धातु से विक्रिया करके क्या बना लेता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसलिए इसको में नहीं रखा जाता है क्योंकि खाने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थ में जो अम्ल पाया जाता है उसे अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक है, जो कि खाने लायक नहीं रहेगा, खाए में ठीक नहीं लगेगा, इसीलिए इसको हम दही को कोची में रखेंगे? मटका में। कोची में रखाता है दही जी? कोची में रखाता है? हरी में रखाता है ना। कभी पीतल के बर्तन में रख के देखना, खराब हो जाएगा तुरंत। ठीक है, और हरी में रहेगा वो मीठा रहेगा, दही नहीं खराब होगा। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। तो बताओ, आम दही एवं कोई भी खट्टा पदार्थ, जैसे अचार हो गया, खट्टा पदार्थ है, तो दही या फिर कोई भी खट्टा पदार्थ को हम धातु के बर्तन में या तांबा के बर्तन में नहीं रखेंगे या पीतल के बर्तन में नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि खट्टे पदार्थ में अम्ल पाया जाता है, अम्ल धातु से विक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त, जो कि खाने लायक नहीं रह पाएगा, इसलिए नहीं करता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है, क्यों? सॉरी, हाँ, नहीं, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों? जो अम्ल का जलीय विलयन है, यानी कोई चीज में अगर अम्ल घोल देंगे तो बताओ उससे करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? जैसे ये रहा, इसमें नींबू का रस घोर दिए हैं, ठीक है, और यहाँ से तार लाए और यहाँ से तार निकाल दें, तो बताओ यहाँ पे करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो ये बोला है कि अम्ल का जो जलीय विलयन है विद्युत का चालन करता है, क्यों? सिंपल सवाल और सिंपल जवाब। ठीक है, क्योंकि अम्ल जल में घुल करके आयनों में टूट जाता है। बताओ, जब अम्ल को जल में घुला जाता है तो क्या देता है? H+ आयन देता है। पूरा में क्या भर जाएगा? H+ आयन, H+ आयन, H+ आयन। तो क्योंकि जो अम्ल है वो जल में घुल करके आयनों में टूट जाता है, और जब ये आयन में टूट गया तो विद्युत का चालन करेगा, तो इसलिए विद्युत का चालन करता है। ठीक है, तो सवाल था, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? क्योंकि अम्ल का जलीय विलयन, ठीक है, जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो अम्ल है आयन में टूट जाता है, इसलिए विद्युत का चालन करता है। ठीक है, आगे चलो। हाँ, उसको मैं मिला देगा कुछ, तुमको लगा ऐसे पानी में करंट जाएगा लेकिन शुद्ध जल में नहीं जाएगा। चापाकल ये सब में जाएगा लेकिन फिल्टर वाला जो शुद्ध जल है उसमें नहीं जा पाएगा, क्योंकि उदासीन हो जाएगा ना वो शुद्ध जल। लेकिन जो हम पीते हैं वो उदासीन थोड़ी रहता है, उसमें बहुत सारा मिनरल रहता है, खनिज रहता है, धातु ये सब मिला हुआ रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? H+ आयन की सांद्रता का, एकदम सिंपल सवाल है, पूछा है H+ आयन की सांद्रता का विलयन पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये तुम लोग बताएगा कि H+ आयन की सांद्रता का विलयन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताओ, अगर H+ आयन बढ़ेगा तो विलयन अम्लीय होगा कि भास्मीय? तो सिंपल जवाब है, क्योंकि H+ आयन बढ़ने से विलयन और अम्लीय हो जाता है,
और H प्लस आयन की सांद्रता घटने से विलयन जो है कम अम्लीय हो जाता है। हो गया जवाब इसका। वही पूछा था कि H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने से विलयन और अधिक अम्लीय हो जाएगा। H प्लस आयन की सांद्रता घटने से विलयन की अम्लीय गुण भी घट जाएगी। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है। तो देखो, एक HCl है और एक HCl है, दोनों HCl अलग है, दोनों में HCl लिखे हैं। यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यही क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये भी गैस है, गैस अवस्था में। ठीक है, और जब इसको में हम जल मिला देते हैं, जल, तो क्या बन जाता है, हाइड्रोजन अथी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो बता अभी HCl हाइड्रोजन क्लोराइड किस अवस्था में है, क्या ये अम्ल है, नहीं, अभी ये गैस है। इसमें जैसे जल मिला देंगे क्या बन जाएगा, अम्ल। ठीक है, तो बताओ जो हाइड्रोक्लोरिक गैस है क्या ये लिटमस पत्र का रंग बदलेगा, का है कि इसमें अम्लीय गुण नहीं है, का है कि इसमें H प्लस आयन नहीं है, ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये H प्लस आयन में नहीं टूटा है, कब टूटेगा, जब इसको पानी में घोलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि अभी गैसीय अवस्था में है, इसमें H प्लस आयन नहीं है, इसलिए क्या ये अम्ल का गुण प्रदर्शित करेगा। जब अम्ल का गुण प्रदर्शित नहीं किया तो क्या लिटमस पत्र का रंग बदलेगा, नहीं बदलेगा, सिंपल था। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इसमें H प्लस आयन होता है, इसलिए अम्ल के गुण जैसा प्रदर्शित करता है, इसलिए लिटमस पत्र का रंग भी बदलता है। क्वेश्चन के देख लो, पूछा था शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, गैस के बारे में पूछा है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है। तो जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस और लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है, तो क्योंकि इसमें H प्लस आयन नहीं होता है, क्योंकि इसमें H प्लस आयन नहीं होता है, इसलिए अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है। ठीक है, सब लिखा हुआ है। अगला अगला क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। कोई भी आयनिक यौगिक है वो ठोस अवस्था में क्या होगा, विद्युत का कुचालक, लेकिन वो जलीय अवस्था में या फिर विलयन की अवस्था में विद्युत का सुचालक हो जाता है। क्यों, ये भी बढ़िया सवाल है। देखो, कोई भी आयनिक यौगिक ले लेते हैं, जैसे NaCl भी एक आयनिक यौगिक है। ठीक है, आयनिक यौगिक, तो जो आयनिक यौगिक है जो आयन से मिलकर बना हो रहता है उसी को हम बोलते हैं आयनिक यौगिक। तो जो आयनिक यौगिक है वो ठोस अवस्था में, जब वो ठोस अवस्था में है, ठीक है, और यहाँ से उसको करंट देंगे तो बता क्या यहाँ से करंट पास होगा, होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर इसी को हम जल में घोल दें या फिर पिघला दें, ठीक है, उसी यौगिक को, अब इसमें करंट देंगे तो अब इधर पास हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, करंट नहीं जाता है, लेकिन वहीं जलीय अवस्था में या विलयन अवस्था में विद्युत का सुचालक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इसका सिंपल जवाब है, तो पहला ही बोल दिया है कि कौन सा यौगिक है, आयनिक। आयनिक यौगिक है मतलब कोई से मिलकर बना होगा, आयन से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो क्योंकि आयनिक यौगिक आयन से मिलकर बना होता है, ठीक है, ठोस अवस्था में जो इसके आयन होते हैं वो बंधे होते हैं, गति नहीं कर सकता है ज्यादा, तो ठोस अवस्था में इसके आयन बंधे होते हैं। जब यह जलीय अवस्था या फिर विलयन की अवस्था में आता है, ठीक है, तो इसके आयन टूट जाते हैं, अलग हो जाता है। जैसे NaCl था, इसको अगर घोलेंगे तो सोडियम वाला अलग हो जाएगा, क्लोरीन वाला अलग हो जाएगा, यानी कि इसका आयन टूट जाता है। अब जब आयन टूट गया, गति करने लगा, तो विद्युत का चलन भी करेगा, करंट जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कैसे बोलेंगे, तो देखो, क्योंकि आयनिक यौगिक आयन से बना होता है, जब ये ठोस अवस्था में रहता है तो इसके आयन बंधे होते हैं, गति नहीं कर पाते हैं, इसलिए ठोस अवस्था में यह विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन जब यह द्रव अवस्था में या विलयन की अवस्था में होता है तो इसके आयन टूट जाते हैं और गति करने लगते हैं, इसलिए यह द्रव अवस्था में या विलयन की अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। समझ में आया, बस इसमें इतना ही सवाल था। इसके बाद कुछ फार्मूला है, जैसे नीला थोथा, हरा थोथा, पोटासियम, ग्लूकोज, चीनी, खड़िया, चौक, बुझा हुआ चूना। तो ये इतना ही रहने देता। इसका बाद अगला है पदार्थ,
यही है धातु अधातु एवं उपधातु के बारे में। दूसरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है।